नमस्कार, अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेमकुंड साहिब की खबर के साथ, जहां यात्रा के लिए आर्मी पूरी तरह से जुटी हुई है। चमोली जिले में स्थित हेमकुंड साहिब पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वहां जाने के रास्ते पर भी बार बार बर्फ पड़ रही है। ऐसे में आर्मी देवदूत बनकर सामने आ रही है, जो दिन रात लगकर रास्ता खोलने का काम कर रही है। और यहां पर आज सुबह भी देखिए आप, जब धूप निकली तो आर्मी की टीम बर्फ हटाने के लिए यहां पर पहुंच गई। यानी कि देवदूत बनकर जो आर्मी के जवान हैं यहां पर मौजूद हैं और बर्फ को हटाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हेमकुंड साहिब कई सैलानी, कई जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। जो भी बद्रीनाथ केदारनाथ धाम आता है वो हेमकुंड साहिब भी जरूर आता है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आएगी और ज्यादा बर्फ होने की वजह से ही रास्ते क्योंकि ब्लॉक हो गए हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से आर्मी के जवान यहां पर मुस्तैद हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। बर्फ को हटाने का काम भी लगातार जारी है। खराब मौसम के बाद भी केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अभी तक केदारनाथ धाम में 2 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 2,05,260 भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। बुधवार को 9,645 तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन किए थे। तो कई लाख श्रद्धालु जो है अब तक केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और उन्होंने बाबा के दर्शन भी किए। हालांकि आप देखिए कितनी बर्फबारी हो रही है, बावजूद इसके जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशंस तो बंद हैं, 11 मई तक लगभग बताया जा रहा था रजिस्ट्रेशंस बंद रहेंगे, क्योंकि अभी मौसम ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जो पुराने रजिस्ट्रेशंस हैं वो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारधाम रूट पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया गया है। चारधाम यात्रा मार्गों पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध रहेगा और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी निगरानी करेगा। बोर्ड ने निगरानी के लिए 3 टीमें गठित की हैं और 6 नोडल अफसर भी तैनात किए हैं। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है यहां पर, और 6 नोडल अफसर जो है इसको देखेंगे। निगरानी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, लगभग 3 टीमें इसकी निगरानी भी करेंगे। 4 धाम यात्रा मार्गों पर प्रतिबंध रहेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी निगरानी करेगा, क्योंकि ज्यादा गंदगी हो रही है। तो ऐसे में तमाम जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन्हें ही समस्याएं होंगी। इसीलिए अभी इसे बैन कर दिया गया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है। देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी के घर पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन करने के साथ परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त की है। ये भी बता दें कि मंगलवार को 84 साल की उम्र में राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी का निधन हुआ था। सुशीला बलूनी राज्य महिला आयोग की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं और हर तरफ दुख की घड़ी इस वक्त है, देखने को मिल रही है। परिवार भी गम में डूबा हुआ है। यहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन करने के साथ ही परिवार को संवेदना भी व्यक्त की। तो सुशीला बलूनी के घर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की है। राज्य आंदोलनकारी थी सुशीला बलूनी और सुशीला बलूनी के घर पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी ने परिवार वालों से बातचीत कर उन्हें संवेदना भी व्यक्त की। तो कल सुशीला बलूनी का निधन हुआ था, 84 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया है। ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल 4 महीने बढ़ाया गया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किए हैं और 27 मई को ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा था। दूसरी बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। 27 मई 2022 को कमेटी का गठन हुआ था। अब 4 महीने के लिए और भी ज्यादा इसके कार्यकाल को, कमेटी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। बता दें आपको कि अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया था 27 मई को
कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन अब 4 महीने के लिए और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी के कार्यकाल को। अब ऐसे में कई महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो ये कमेटी और भी दे सकती है, और राज्य को लेकर खासतौर पर कुछ जो सुझाव हैं वो सरकार के सामने ये कमेटी रखेगी। दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, देखिए, चूंकि 4 महीने के लिए और भी ज्यादा कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है इस कमेटी के, तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि इन 4 महीनों में और भी कई सुझाव ये कमेटी रखेगी अब सरकार के समक्ष। अब बिल्कुल खास बात यह है कि कमेटी को यहां पर पूरा ड्राफ्ट गवर्नमेंट को सौंपना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट होगा वो ड्राफ्ट किस तरीके का होगा। अभी तक देश के किसी भी राज्य में या देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। कॉमन सिविल कोड गोवा में जरूर लागू है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या नियम कायदे होंगे अलग। इसमें खास बात आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिविल लॉ जो है, खासतौर पे अगर मुस्लिम है या फिर हिंदू हैं या सिख हैं, अलग अलग धर्मों के लोगों के दहेज को लेके, तलाक को लेके, जमीन जायदाद को लेके, संपत्तियों के बंटवारे को लेके, बेटे को संपत्ति मिलेगी, बेटी को संपत्ति मिलेगी, ऐसे हर धर्म के अलग अलग ये सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो उसमें सभी के लिए एक नियम होगा। आपका धर्म कोई भी हो, दहेज के लिए एक लॉ होगा, तलाक के लिए एक लॉ होगा, इसी तरीके से संपत्ति के बंटवारे के लिए एक लॉ होगा। तो अभी तक ये बीजेपी के एजेंडे पे देश में रहा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी गवर्नमेंट ने इस पे स्टेप आगे बढ़ाया है। कमेटी को लगभग 1 साल का वक्त पूरा हो जाएगा 27 मई को। कमेटी ने यहां पर थोड़ा समय और मांगा है गवर्नमेंट से, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि 30 जून तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और उत्तराखंड इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। तो ऐसे में बीजेपी रूल्ड स्टेट में अगर ये लॉ लागू होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है, तो एक बड़ी सफलता कहीं ना कहीं ये राज्य के लिए होगी। और सबसे बड़ी बात ये सामने आएगी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो नए मायने होंगे या उसके जो नियम होंगे वो किस तरीके से लागू होंगे। और फिर लोकसभा का चुनाव है, और इसके साथ साथ उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम सरकारों ने इस तरह की बात कही है कि हम भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहते हैं। तो उत्तराखंड में जो फॉर्मेट में ड्राफ्ट बनेगा, उस ड्राफ्ट को फिर दूसरे राज्य भी क्या कॉपी करेंगे या उसमें क्या नए सुधार होंगे, क्योंकि धर्म से जुड़ा मामला है, अलग अलग धर्मों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में 4 महीने का जो वक्त है कुछ और इसमें सुझाव लिए जाएंगे, और बहुत उम्मीद है कि 30 जून तक ये ड्राफ्ट रेडी होगा और लोकसभा चुनाव से पहले पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। अंशिका। बिल्कुल दीपांकर, देखिए, कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ्ट को लेकर, क्योंकि अगर इन 4 महीनों में कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है तो ऐसे में उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। इसीलिए भी कार्यकाल को बढ़ाया गया समझा जाए दीपांकर। अब बिल्कुल, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो शादी को लेकर हो, चाहे वो दहेज को लेकर हो, तलाक को लेकर हो, संपत्ति के बंटवारे को लेकर हो, बेटे को संपत्ति मिलेगी, कई जगहों पर कई धर्मों में बेटी को संपत्ति ना मिलने की बात भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि पिता की संपत्ति पर, अगर हिंदू में बात करें हिंदुओं में, तो पिता की संपत्ति पर बेटी को भी अधिकार दिया गया है। तो ऐसे जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के सारे तथ्य सामने आएंगे, तो जब एक रूल सबके लिए होगा, मुस्लिम के लिए भी, हिंदू के लिए भी, ईसाई के लिए भी, सिख के लिए भी, तो फिर पब्लिक रिएक्शन किस तरीके का आएगा। कई जगह एसटी है, जनजाति है, जनजातियों के अलग तौर तरीके हैं, शादी ब्याह का तौर तरीका अलग है, रहन सहन का तरीका अलग है, उनके लिए किस तरीके से वो इस लॉ को किस तरीके से मानेंगे नहीं मानेंगे। तो जब एक राज्य इसको अप्लाई करेगा, उसके अप्लाई किया, उसके रिएक्शन नजर आएंगे, तब बाकी राज्य कैसे इसे अप्लाई करेंगे। बहुत सारे सवाल है अभी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगले 4 महीने बिल्कुल बहुत सारे सवाल है दीपांकर, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया दीपांकर जानकारी साझा करने के लिए, आपने विस्तार से बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के बिजली कंज्यूमर्स को अब हर महीने बिजली के अलग अलग दाम चुकाने पड़ सकते हैं, और ज्यादातर महीनों में बढ़े हुए दाम। आपके घरों तक बिजली पहुंचाने वाले उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल ने बाकायदा इसकी पूरी तैयारी कर ली है। यूपीसीएल ने बिजली नियामक आयोग में एक रिट दाखिल की है, जिसमें बिजली की बिल पर हर महीने हर चार्ज रिवाइज करने की बात है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 में किसी भी बिजली सप्लाई करने वाले कॉरपोरेशन को यह छूट दी गई है
कि अगर बाजार से बिजली महंगी दाम में खरीद कर उपभोक्ता तक पहुंचाई जा रही है या फ्यूल के दामों में बढ़ोतरी होती है तो इसकी एवज में उस महीने के बिजली के बिलों में उपभोक्ताओं से सरचार्ज के रूप में अलग राशि वसूल की जा सकेगी। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि बिजली का बिल और बढ़ सकता है और आपकी जेब ढीली हो सकती है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अब देखिए जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, उनके लिए ये दुख की बात है कि उन्हें अब बिजली के बिल ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि अब बिजली महंगी हो रही है। बिल्कुल अंशिका, हम बात करें पूरे देश में बिजली का इस टाइम बड़ा क्राइसिस है और जिसको लेकर जो बिजली उत्तराखंड जो पावर कॉर्पोरेशन है वो भी बाजार से महंगी बिजली खरीदता है जो कि आम जनता तक पहुंचाता है। लेकिन उत्तराखंड जो केंद्र सरकार का जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है उसमें एक साफ तौर पर एक रूलिंग आई है जिसमें लिखा है कि जो भी इस बाजार से महंगी बिजली जो भी कंपनी खरीदेगी उसका हर महीने सरचार्ज के रूप में जनता से वसूल करेगी, जिसको लेकर यूपीसीएल ने भी जो नियामक आयोग है उत्तराखंड का वहां ये पूरा एक रिट दाखिल की है जिस पर अब जल्द सुनवाई होगी और यूपीसीएल की इस रिट्स पे अगर जल्द कार्रवाई होती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट जो उत्तराखंड में लागू होता है तो हर महीने छोटे में जवाब दीजिएगा, लगभग कितने प्रतिशत तक ज्यादा देना पड़ेगा लोगों को, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर्स को कितने प्रतिशत ज्यादा अब बिल पे करना पड़ेगा? कुछ परसेंटेज के हिसाब से ये जानकारी मिली है? अंशिका, मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी कुछ महीने ही पहले उत्तराखंड में जो बिजली के बिल बड़े थे वो करीब 10% बिजली के बिल बढ़े थे। लेकिन अगर हम हर महीने की बात करें तो ये करीब जो अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 से 5% तक हर महीने बिजली के बिलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। तो उत्तराखंड में अवैध मजारों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। अब तक 300 मजारें तोड़ी गई हैं। विकासनगर के छरबा में कल 5 मजारें तोड़ी गई, जबकि आज सेलाईकुई में चिन्हित की गई 10 अवैध मजारों पर बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है और अलग अलग जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा अब तक 300 जगहों पर जो अवैध तरीके से मजारें बनाई गई हैं, यहां पर कार्रवाई हो चुकी है। सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है और किन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर बुलडोजर का एक्शन होगा? देखिए, अभी तक केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट लैंड पे जो अवैध मजारें बनाई गई थी, अवैध अतिक्रमण किया गया था, उसको हटाने की कार्रवाई कर रहा था। लेकिन अब इसमें प्रशासन भी शामिल हो गया है, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, एनएच डिपार्टमेंट, तमाम जगह जहां भी अर्बन एरिया में भी जहां भी इस तरह का सरकारी लैंड पर इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज सेलाकुई में भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। करीब 10 मजारें हैं सेलाकुई में और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बड़ी बड़ी मजारें वहां पर बनाई गई हैं। आज उनको तोड़ने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी होगा, फॉरेस्ट के लोग भी होंगे, पीडब्ल्यूडी के लोग भी होंगे। तो यानी एक कंबाइंड ऑपरेशन अब बड़े व्यापक स्तर पर शुरू हो चुका है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। चारधाम यात्रा में मौसम की मार यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। अब ऋषिकेश में यात्रा टर्मिनल पर हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां तीर्थयात्रियों का चेकअप हो रहा है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों पर करीब 39 हेक्टेयर स्क्रीनिंग सेंटर भी शुरू किए गए हैं, जिसमें यात्रा शुरू कर रहे तीर्थयात्रियों का मेडिकल चेकअप और स्क्रीनिंग की जाएगी, जिससे यात्रियों को यात्रा मार्ग पर कोई असुविधा ना हो और उनकी यात्रा मंगलमय हो सके। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन ने हेल्थ स्क्रीनिंग सेंटर की शुरुआत की, जहां तीर्थयात्रियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। तो किसी भी तीर्थयात्री को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए इस सेंटर की शुरुआत की गई। सारा चेकअप किया, बीपी, शुगर सब चेक किया। अब दवाई के लिए? हाँ, अब दवाई के लिए बोला? बीपी की थोड़ा बीपी तेज है इसलिए। तो आप यहाँ के इंतजाम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। यात्रा में यात्रियों की लगातार हो रही मौतों को देखते हुए सरकार और हंस फाउंडेशन ने ऋषिकेश से लेके तमाम यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य कियोस्क सेंटरों का लगा दिया गया है, जिसमें यात्रियों का परीक्षण किया जा रहा है, जिससे यात्रा मार्ग पर किसी के साथ कोई अनहोनी ना हो सके। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18।
उत्तरकाशी में पुलिस और प्रशासन ने कई जगहों पर अवैध रूप से उगाही और अफीम की खेती को बड़े पैमाने पर नष्ट किया है। अब तक पुलिस और राजस्व प्रशासन की संयुक्त टीम ने करीब 150 नाली भूमि पर अफीम की खेती को नष्ट किया है। अफीम की खेती करने पर अब तक कुल 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जिले में धरासू, मोरी, पुरोला आदि जगहों पर व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती की जानकारी मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। थाना पुरोला में ग्राम बुरशी पड़ता है, जिसमें करीब 70 नाली के करीब जमीन थी और उसमें एक संयुक्त टीम थी, पुलिस की, राजस्व की और वन विभाग और अन्य विभागों की संयुक्त टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई है और करीब 70 नाली जो जमीन है उसकी जो अवैध खेती है उसको नष्ट किया गया है। कभी सूखे ने तो कभी ओले ने किसान को मारा और अब फसल बीमा नहीं मिलने से किसान परेशान है। क्या है ये मामला, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। सूखे के बाद पड़ी ओलों की मार ने पहाड़ के किसान की कमर को तोड़ दिया है। पिछले दिनों हुई बारिश, ओलावृष्टि ने 50 से 70% फसल खराब कर दी, तो अब किसान मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। और सही पहाड़ों पे या प्लेन्स में जहाँ भी होता है, किसान लोन लेके काम करता है, खेती करता है, बहुत कम जो है बीमा मिलता है। इस बार तो फसल लगभग 100% चौपट है पहाड़ की। तो इस बार सरकार से निवेदन है कि अगर किसानों को 100% बीमा मिले तो किसानों के थोड़ी राहत मिलेगी। और हर साल मेरे क्षेत्र में किसानों की जो प्रीमियम बीमा प्रीमियम की किस्त है उस किस्त के 1/4 हिस्सा भी हमें बीमा नहीं मिलता है। तो ये शिकायत आज हमने माननीय किसानों के माध्यम से SBI कंपनी के अधिकारियों को इनके सम्मुख रखा है। दरअसल पहाड़ की खेती मौसम पर आधारित है। जिले में कुल 54,000 किसान हैं, जिसमें 11,000 किसानों ने ही अपनी फसल का बीमा किया है। केंद्र और राज्य सरकार और किसानों से बीमा कंपनी ने 27% वसूला, तो अब देने के वक्त 6% ही किसानों को रकम दिखाई जा रही है। स्टेट बैंक जो इंश्योरेंस जो करता है, स्टेट बैंक के जो कर्मचारी हैं जो इससे इंश्योरेंस उससे रिलेटेड हैं, उन लोग को भी हम लोगों ने सूचना दे दी है और जो डेटा उनको उपलब्ध कराया जाना था वो भी हम लोगों ने उनको दे दिया है। और रेवेन्यू की टीम, एग्रीकल्चर की टीम और हॉर्टिकल्चर की टीम वो जॉइंटली इसको अपनी सर्वे भी कर रही है। बहरहाल बीमा वाले किसानों का हाल भी बुरा है। तो 53,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेकर खेती तो की, लेकिन सूखे और ओलों ने बर्बाद कर दिया। ऐसे में सरकार इन किसानों की तरफ ध्यान दे ताकि पहाड़ की खेती को बचाया जा सके और इन खेतों को बिकने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।